guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी GK फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखें। ये वीडियो आपको इन सभी एग्जाम्स के साथ साथ हर उस एग्जाम में फ़ायदा पहुंचाएगी जहाँ पे करंट अफेयर और स्टेट क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आज की खास डे को। आज नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है 1 जुलाई को। और ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी है? ये हमारे लेजेंडरी डॉक्टर थे डॉक्टर BC राय, जिन्हें हम विधान चंद्र जिनका फुल नेम है, उनकी याद में सेलिब्रेट किया जाता है इसे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हायर किया है और लॉन्च करने जा रही है वर्ल्ड का पहला फिजिकली डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट? हमारे ऑप्शन हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन NASA, जापान एरोस्पेस एंड एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA। इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन नहीं है बताना, तो हमारा ऑप्शन है ए, ये करेक्ट है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी है वो दुनिया की पहला एक फिजिकली जो डिसेबल एस्ट्रोनॉट है उसको हायर किया है ताकि स्पेस के अंदर भेजा जा सके उसे। और इसके अंदर हमें जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उसको 22,000 की एप्लीकेशंस मिली थी, उनमें से इन्होंने एक एस्ट्रोनॉट को सिलेक्ट किया जो कि फिजिकली डिसेबल है और इसे और टेक्नोलॉजीज़ बनाई जा रही हैं उसके लिए कि पैरा एस्ट्रोनॉट है, मतलब कि जो पूरी तरह से ठीक नहीं है, मतलब कि दिव्यांगजन है, हम ये बोला सकते हैं, तो उनको स्पेस के अंदर भेजा जा सके। और इसके अंदर क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि वर्ल्ड के अंदर जो हमारा स्पेस है वो इक्वल है, किसी को सबको बराबर का हक है। मेन बात तो यही है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन फेस कर रही है प्राइवेट प्लेयर्स के साथ में। जो स्पेस एजेंसी है वो किसके अंदर, जो कमर्शियल सैटेलाइट्स है उनके लॉन्च के अंदर, जैसे कि अमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस, वो दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बनने वाले हैं जो जुलाई 2021 के अंदर अपने खुद के स्पेस रॉकेट के साथ में वो स्पेस के अंदर जाएंगे। और हमें कुछ और बातें जान लेते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उसको बनाया गया था 1975 के अंदर पेरिस फ्रांस के अंदर, और उसके अंदर करंटली 22 मेंबर स्टेट्स हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, बैथेन डैम ये नीज में देखने को मिलता है, तो ये बताना है इनमें से कौन सी कंट्री के अंदर लोकेटेड है? कजाकिस्तान, चाइना, ईरान। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा चाइना, बी ऑप्शन सही है। इसके बारे में जान लेते हैं। चाइना ने रिसेंटली बैथेन डैम को ऑपरेशन किया है, जो कि वर्ल्ड का दूसरा जो बिगेस्ट हाइड्रो पावर डैम बना है। इससे पहले कौन सा था? जो गोर्गस डैम है 2003 के अंदर बनाया गया था, ये भी यांगचे रिवर के ऊपर है, जो कि वर्ल्ड का बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम है। इसके बारे में और जान लेते हैं। ये जिनसा रिवर के ऊपर लोकेटेड है, जो कि यांगचे की ट्रिब्यूटरी है, और ये पार्ट है चाइना के एफर्ट का, जिसके अंदर वो फॉसिल फ्यूल की डिमांड को कम करके हाइड्रो पावर कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसके अंदर ये 289 ऊंचाई वाला बैथन डैम है, जिसके अंदर 16 जनरेटिंग यूनिट्स हैं और कैपेसिटी है इसकी 1 मिलियन किलोवाट की, जिसकी वजह से हम 5 करोड़ पीपल हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं, पूरे साल की बिजली जनरेट कर सकते हैं हर दिन। एक दिन की कैपेसिटी इतनी है इसकी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना में जो साल्ट प्रोग्राम है ये किसका है? ये आंध्र प्रदेश का है, और इसका एम रखा गया है स्ट्रेंथन किया जाए फाउंडेशन स्कूल के अंदर और प्रोवाइड की जा सके ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट टीचर्स को। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है हमें ये बताना है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है। रिसेंटली आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया है, सपोर्ट किया है आंध्राज लर्निंग ट्रांसपोर्ट सपोर्ट। सॉल्ट की फुल फॉर्म क्या है? रिसेंटली ये आंध्र प्रदेश के अंदर स्टार्ट किया गया है, और सॉल्ट की फुल फॉर्म क्या है? सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। ये प्रोग्राम है, ये फाउंडेशन लर्निंग और गवर्नमेंट स्कूल के अंदर फाउंडेशन लर्निंग को इम्प्रूव करेगा, और इसके अंदर जो वर्ल्ड बैंक है वो $50 मिलियन की लोन देने की अप्रूव किए गए हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया है कि इसके अंदर प्रोग्राम है उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा, फाउंडेशन रखी जाएगी स्कूल के अंदर और प्रोवाइड की जाएगी ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट टीचर्स को। आंध्र प्रदेश के पब्लिक स्कूल के अंदर कम से कम 40 लाख चिल्ड्रंस हैं और 2 लाख टीचर्स हैं। ये 5 साल का प्रोग्राम है। वर्ल्ड बैंक इसके अंदर फंड रिलीज कर रहा है, जिसके रिजल्ट को देखकर, और इसके की गोल हैं वो अचीव हो रही हैं। और गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, उसने आंगनवाड़ी जो होती है जहाँ पे
खाना दिया जाता है, बचपन में छोटे थे तब जाते थे, मोस्टली ये गाँव के अंदर देखने को मिलती हैं। तो ये आंगनवाड़ीज़ हैं, सभी आंगनवाड़ीज़ को प्री प्राइमरी स्कूल के अंदर प्री प्राइमरी स्कूल्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है और अटैच कर दिया है उसके आसपास के अंदर जो स्कूल है उसके साथ में। इसके अंदर काफ़ी सारे चैलेंजेस भी देखने को मिले स्कूल को, क्योंकि उसके अंदर इंक्रीज और फोकस करने की ज़रूरत है, फाउंडेशनल लर्निंग को और अपग्रेड करने की ज़रूरत है, टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में इंटरेक्शन को क्लास के अंदर, और कैपेसिटी बिल्डिंग की भी ज़रूरत है स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूशन के अंदर, जैसे कि आंध्र प्रदेश स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है जिसे हम SCERT बुलाते हैं, और स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग जिसे हम SIEMT बुलाते हैं, और डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जिसे हम डिट्स बुलाते हैं। और आंध्र प्रदेश के जो CM है उनका नाम क्या है, YS जगन मोहन रेड्डी हैं। और फिर इनकी गवर्नर का क्या नाम है, गवर्नर का नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। इनके बारे में भी आप याद रख सकते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है NCW। अगला क्वेश्चन क्या है, NCW। ये रिसेंटली स्टार्ट किया गया है, ये प्रोजेक्ट है, ये एक सीरीज़ है, ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाएगा इसके अंदर, ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को, किसके रिलेटेड, किस इशू को एड्रेस करने के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड मैरिज, डाउरी से डेथ, या फिर ह्यूमन राइट्स। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड केसेस को या इश्यूज़ को ये एड्रेस करेगा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये रिसेंटली स्टार्ट कर रहा है एक प्रोजेक्ट सीरीज, जिसके अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए, ताकि वो डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड इश्यूज़ को एड्रेस कर सकें और कोलैबोरेट कर सकें, जो हमारी लबासना, जो हमारा सपना है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में। और ये प्रोग्राम है, इसका एम रखा गया है ताकि जो स्पेसिफिक नीड्स हैं उनके लिए फास्ट रिस्पॉन्ड किया जा सके, किनके द्वारा, प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा, ताकि जो सर्वाइवर्स हैं डोमेस्टिक वायलेंस के उनको फ़ायदा पहुंचाया जा सके। और हमारे देश के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी लाया गया था, फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी लाया गया था 2005 के अंदर। स्टेट गवर्नमेंट है उसने अपॉइंट किया है कुछ मेंबर्स को, जो कि प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो कंसिडर करेंगे नेसेसरी। स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करना चाहती है प्रोटेक्शन ऑफिसर को हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसके रिगार्डिंग, जो रिक्यूजल है किसका, जजेस का। रिक्यूजल है वो क्या है, वो एक जजमेंट है जिसके अंदर इम्प्लाई किया जाएगा, जिस रिक्यूजल क्या होता है, जजेस हैं वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से विड्रॉ कर लेते हैं किसी भी केस की सुनवाई करने से। रिक्यूजल क्या होता है, ये तब इम्प्लाई होता है जब कोई भी जज है वो अपनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से किसी भी केस से की सुनवाई करने से विड्रॉ कर लेता है। ये इसके लिए कोई भी फॉर्मल रूल नहीं बनाया गया है रिक्यूजल के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हमें बताना है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट वो बिल्कुल करेक्ट हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। रिसेंटली क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस हैं, उन्होंने क्या कर लिया अपने आप को, 2 जो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड केसेस हैं, रिसेंटली क्या हुआ है, जो 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने अपने आप को रिक्यूजल कर लिया है सुनवाई करने से वेस्ट बंगाल से रिलेटेड केसेस को। ये क्यों किया जाता है, इसके में 2 मेन रीज़न होते हैं कि एक तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से कोई भी जज है वो उसे लगता है कि वो इंडिपेंडेंटली उसको इसकी सुनवाई नहीं कर पाएगा, तो वो अपने आप को पीछे हटा सकता है उस केस से। या फिर दूसरा क्या है, दूसरे के अंदर जो कार्डिनल प्रिंसिपल है उसे फॉलो किया जाता है, या फिर हम नेचुरल जस्टिस बुला सकते हैं, मतलब कि खुद के केस के अंदर खुद जज नहीं बन सकता कोई। ये 2 मेन रीज़न होते हैं इसके पीछे। ये डिसीजन है ये जो जजेस होते हैं उनका खुद का होता है, अपने विवेक के ऊपर लेते हैं वो। किसी भी केस से अगर कोई जज रिक्यूजल कर लेता है तो उसे फ्रेश बेंच को देने का काम चीफ जस्टिस करते हैं। हमारे देश में कोई भी रूल नहीं है इस रिक्यूजल को गवर्न करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उनको देखकर ही यहाँ पे काम किया जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसके रिगार्डिंग, रॉक फास्फेट के। ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये एक की मटीरियल है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मटीरियल है, डाई अमोनियम फास्फेट जिसे हम DAP बुलाते हैं, या फिर NPK फर्टिलाइजर्स के अंदर। और इंडिया है वो 80% डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स के ऊपर, मतलब कि दूसरी कंट्री से मंगवाते हैं हम 80% से 80%। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हमें बताना है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए, क्योंकि हम यहाँ पे 80% नहीं 90% दूसरे देशों से मंगवाते हैं।
श्री मनसुख मांडविया, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं केमिकल एंड फर्टिलाइजर के, इन्होंने रिसेंटली मीटिंग बुलाई है जिसके अंदर सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया है ताकि एक्सप्लॉइट किया जा सके। और एट जो रिजर्व है इंडिया के अंदर, इसके अंदर एक्शन प्लान से जो लॉन्च किया गया है इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने का, किसके थ्रू, इंडिजिनियस रिसोर्सेज के थ्रू। इस और ये काम कौन कौन करेंगे, हिंड ऑफ माइनिंग एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलकर इसे एक्सप्लोरेट करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। इस एक्शन प्लान के अंदर इंक्लूड है मिनिमाइज किया जाए ताकि इंपोर्ट है उनको कम से कम किया जाए और जो रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट ना किया जाए बाहर के देशों से, और एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल फार्मर्स के लिए बनाया जा सके हमारे फर्टिलाइजर सेक्टर को। रॉक फॉस्फेट है वो उसके लिए हम जो कि DAP और NPK के फर्टिलाइज़र बनाने में काम आता है, वो उसके लिए ऊपर हम बाहर के देशों से मंगवाते हैं और 90% डिपेंडेंट है हम आउटसाइड से। और अगर इसकी वॉलेटिलिटी मतलब कि प्राइस है वो अप एंड डाउन होता रहता है, उसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो इफेक्ट होता है उसकी डोमेस्टिक मार्केट के फर्टिलाइजर्स के अंदर भी देखने को मिलता है अप एंड डाउन। उसकी वजह से इसके प्राइसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जिससे हमारे फार्मर्स हैं उनको दिक्कत हो जाती है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इन सभी स्टेटमेंट को रेफर करना है हमें, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है हमें किसके रिगार्डिंग, जो हमारा ओरल कैंसर होता है मुंह के अंदर हो जाता है उसके बारे में बात की जा रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कैंसर है वो दूसरा ऐसा बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से ग्लोबली लोगों की मौत होती है। अप्रोक्सीमेटली 70% केसेज हैं वो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ के अंदर से निकल कर आते हैं। और फिर है ग्लोबल कैन, ये स्टेटिस्टिक प्रेजेंट किए गए हैं उनके द्वारा बताया गया है कि रेट जो नए केसेस का डायग्नोज करने का है वो इंक्रीज हो गया है 68% से पिछले 2 दशक के अंदर, मतलब कि 20 सालों के अंदर। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हमें बताना है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। इसके बारे में देख लें, टाटा मेमोरियल है सेंटर, टाटा मेमोरियल सेंटर है उसने पब्लिश किया है इस तरह की पहली स्टडी को जो कि हमारी जो इलनेस और ट्रीटमेंट जो ओरल कैंसर से रिलेटेड है इंडिया के अंदर उसके बारे में बता रही है। ये हमने पहले देखा ही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कैंसर दूसरी ऐसी बड़ी वजह है जिसकी वजह से ग्लोबली डेथ देखने को मिलती है। अप्रोक्सीमेटली 70% कैंसर केसेस हैं उनकी वो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिले हैं। और इंडिया के अंदर कैंसर है उसका बर्डन ज़्यादातर मैन के ऊपर देखने को मिलता है। इसके आप रीज़न भी समझ सकते हैं, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान, खैनी ये सब होते हैं, उन सब का ज़्यादा सेवन किया जाता है। हालांकि ये वुमेन के अंदर भी देखने को मिलता है लेकिन मैन के अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलता है। उसकी वजह से मैन के अंदर जो ओरल कैविटी कैंसर है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। इंडिया है वो वर्ल्ड के अंदर ग्लोबल के अंदर ऑलमोस्ट थर्ड पोजीशन के ऊपर है 2020 के अंदर। इस केसेस के अंदर देखें तो हम ग्लोबल कैन की स्टैटिस्टिक के अनुसार बताया गया है कि जो नए केसेस का रेट है वो डायग्नोज करने में वो इंक्रीज़ हो गया है 68% तक पिछले 2 दशक के अंदर। और मेडिकल इक्विपमेंट है वो 97.8 कैपिटल कॉस्ट की होती है इस चीज़ की, मतलब कि इसके अंदर जो मेडिकल जो इक्विपमेंट्स हैं उन जिनका यूज़ किया जाता है। रेडियोलॉजी सर्विसेज हैं जिनके अंदर CT स्कैन, MRI या फिर PT स्कैन होता है, उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है इलाज से। और इंडिया है वो अप्रोक्सीमेटली 2386 करोड़ 2020 का डाटा है, ये इतने खर्च कर दिए हैं इसने इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर, जो कि किस किस के द्वारा पे किया गया है, इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, प्राइवेट सेक्टर की स्पेंडिंग और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, मतलब कि जो लोग हैं उनके खुद के द्वारा पे किया गया है या फिर चैरिटेबल डोनेशन के द्वारा ये पेमेंट की गई है इन सभी के द्वारा, जिसकी वजह से अगले 10 सालों के ऊपर हमारा जो बर्डन है वो पड़ेगा कितना, 23,724 करोड़। ये बहुत ह्यूज अमाउंट होती है, तो इसलिए इस तरह की घटिया चीज़ों से बहुत दूर रहना चाहिए। ऐसी लत मत पालो जो आपको नुकसान पहुंचाए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, सोंगहुआ रिवर ये ओरिजिनेट होती है कौन सी कंट्री से, हमें बताना है। जापान, नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा चाइना। आज 2 क्वेश्चन मिल गए हैं जिनका आंसर चाइना है। देख लेते हैं इसके बारे में। रिसेंटली एक एंसेंट ह्यूमन स्कल मिला है जो कि कहाँ पे मिला है, सोंगहुआ रिवर के अंदर, जो एक लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है हाईलोंग रिवर की। और इसकी ये जो इसका सोर्स है वो क्या है, ये रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, जिसे हेवनली लेक भी बुलाया जाता है। और ये इवेल्युएट होती है इसके अंदर, मतलब कि ये 2189 मीटर ऊंची है। और इसके अंदर कहाँ से निकलती है, चांगबाई माउंटेन से। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इसके अंदर, ये चाइना है, ये रशिया है, ये इधर नॉर्थ कोरिया है, तो ये यहाँ पे देखने को मिलती है आपको।
फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इन सभी स्टेटमेंट से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है किसके रिगार्डिंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये के वेणुगोपाल हैं जो हमारे करंट के अटॉर्नी जनरल हैं, तो इनके बारे में बताना है हमें। अटॉर्नी जनरल की पोस्ट के बारे में बताना है। ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं कंट्री के अंदर, होने चाहिए। अब एक व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उनका अपॉइंटमेंट, उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो इक्वल होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज की। इनके रिमूवल का जो प्रोसीजर है वो सिमिलर होता है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के। या फिर इनका अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है गवर्नमेंट के एडवाइस के ऊपर। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इसके बारे में हमारे आंसर है सी, क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कोई भी प्रोसीजर नहीं है इनके रिमूवल के लिए। ये किसी भी टाइम हटाए जा सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। इनके बारे में जान लेते हैं क्यों न्यूज़ में ये, क्योंकि इनकी जो हमारे जो करंट के जो अटॉर्नी जनरल हैं उनकी जो टर्म है वो 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। अब ये जुलाई 2022 तक काम करेंगे, तो इनकी जो टर्म है वो आगे बढ़ा दी है, इस वजह से ये न्यूज़ में आ गया। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अटॉर्नी जनरल है उनको, वो यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं और ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं कंट्री के अंदर। इनका अपॉइंटमेंट कैसे कैसे किया जाता है, इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्नमेंट की एडवाइस के ऊपर। और वो पर्सन क्वालिफाई होना चाहिए किसके द्वारा, किसके लिए, उसका अपॉइंटमेंट करने के लिए उसके अंदर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए हाई कोर्ट के जज के बराबर। जो कि क्या क्या है, एक व्यक्ति को हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और उसके साथ साथ उसने 5 साल किसी भी हाई कोर्ट के अंदर सर्व किया हो एक जज के रूप में, या फिर 10 साल किसी भी हाई कोर्ट के अंदर सर्व किया हो एक एडवोकेट के रूप में, या फिर ये एक एमिनेंट जूरिस्ट हो किसके नज़रों में, किसके ओपिनियन में, हमारे प्रेसिडेंट के। इसकी प्रोसीजर है वो किसी भी, इसका प्रोसीजर कहीं पे मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, या तो इसलिए इसे किसी भी टाइम हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रेटजी और रोड मैप है डेवलपमेंट करने का रूरल टूरिज्म को इंडिया के अंदर। हमें बताना है इनमें से कौन सा इनिशिएटिव है, किसके द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है। ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रेटजी रोड मैप फॉर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इंडिया के अंदर, ये किसका इनिशिएटिव है, नीति आयोग का, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का इनिशिएटिव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉरेनर्स हैं वो हमारे इंडिया के गाँव में घूम रहे हैं, यहाँ की खूबसूरती को देख रहे हैं। तो इसके बारे में जान लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उसने इन्वाइट किया है, फीडबैक लोगों से मांगा है ड्राफ्ट करने के लिए नेशनल स्ट्रेटजी और रोड मैप डेवलपमेंट के लिए रूरल टूरिज्म के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उसका मेजर ऑब्जेक्टिव है ताकि प्रमोट किया जा सके, फैसिलिटेट किया जा सके टूरिज्म को इनबाउंड और डोमेस्टिक दोनों में ही। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उसने रिकॉग्नाइज किया है और पोटेंशियल को, और इसके ऊपर एक्टिवली काम किया जा रहा है, इसका प्रमोशन किया जा रहा है, डेवलपमेंट किया जा रहा है टूरिज्म के एरिया में। इसके अंदर मेन क्या क्या चीज़ें हैं जो करने की ज़रूरत है, हमें आइडेंटिफाई करना होगा, फिर डाइवर्सिफिकेशन करना होगा, डेवलपमेंट करना होगा, प्रमोशन करना होगा। इस देश के अंदर जो टूरिज्म है वो सीजनली देखने को मिलता है, उसे 365 डेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमारे देश को 365 डेज डेस्टिनेशन बनाने के लिए टूरिज्म सेक्टर के अंदर ये एफर्ट्स किए जा रहे हैं ताकि अट्रैक्ट किया जा सके टूरिस्ट को कि वो दोबारा आएँ हमारे देश के अंदर जो यूनिक प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने कल आपसे पूछा था, इसका आंसर बताना है हमें। इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया है वेबसाइट को, जो कि है नशा मुक्ति भारत अभियान। हमारे ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर हैं थावरचंद गहलोत। उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया एक वेबसाइट को जिसका नाम रखा गया है नशा मुक्त भारत अभियान। ये किसके ओकेजन पे, जो इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग है उसके वोकेशन पे रखा गया है, और इसको ऑब्जर्व किया जाता है पूरी दुनिया के अंदर ताकि जो एक्शंस हैं और कोऑपरेशंस हैं वो किए जा सकें और हमें बनाया जा सके, सब्सटेंस अब्यूज से फ्री बनाया जा सके, नशीले पदार्थों से फ्री बनाया जा सके। नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे के अकॉर्डिंग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा के अंदर काम करती हैं, उसके अकॉर्डिंग 60 मिलियन ड्रग यूजर्स हैं इंडिया के अंदर करंटली, जो मेनली 10 to 17 ईयर्स की एज के अंदर है, जो कि मेनली हम बोल सकते हैं कि हमारे देश का यूथ है, जो इसे हम फ्यूचर बुलाते हैं हमारे देश का, वो इन एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज पाया जा रहा है। तो उनको इस चीज़ से निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नशा मुक्त भारत अभियान के बारे में और जान लेते हैं। ये प्लान रखा गया है 2020-21 का,
इसके अंदर फोकस किया जाएगा जो 272 जो मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके ऊपर, जो कि जिसके अंदर लॉन्च किया गया है 3 प्रोन्ज अटैक। ये कंबाइन एफर्ट हैं किस किस के, नारकोटिक्स ब्यूरो के, और अवेयरनेस फैलाई जाएगी सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के द्वारा, और ट्रीटमेंट की जाएगी हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है। रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है NATRAX नेट्रैक्स, ये एक हाई स्पीड ट्रैक है। हमें बताना है कि ये कहाँ लोकेटेड है, महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, तेलंगाना के अंदर, या फिर उत्तराखंड के अंदर। सो दिस इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रोवाइड योर सजेशंस टू इम्प्रूव। जय हिंद, जय भारत।